दोस्तों, इतिहास के इस सफर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट अधिनियम और जलियांवाला बाग जनसंहार के बारे में। दोस्तों, 1919 का वर्ष भारत के लिए बहुत ही ज्यादा सोच और असंतोष का वर्ष था। देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना और क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटेन को दोबारा शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत के रक्षा अधिनियम की शक्ति समाप्त होने वाली थी। इस संदर्भ में सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इस संबंध में सर सिडनी रॉलेट की समिति ने जो सिफारिशें की, उन्हें ही रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील शामिल थे। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी और बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने की असाधारण शक्तियां दे दी गई थी। युद्ध काल में तो ये विधेयक उचित माना जा सकता है, लेकिन शांति काल में ये बहुत ज्यादा अनुचित निर्णय था। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून या ब्लैक एक्ट भी कहा था और इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। इस समय में विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी, ब्रिटिश सरकार के दमनकारी रॉलेट एक्ट को जनता के सम्मुख पेश कर दिया गया और इसे भारतीयों ने अपना घोर अपमान समझा। गांधी जी ने भी फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया, लेकिन सरकार का इस पर कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया। एक सत्याग्रह सभा गठित की गई और होम रूल लीग के युवा सदस्यों से संपर्क करके अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय हुआ। प्रचार कार्य प्रारंभ हो गया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उपवास और प्रार्थना सभाओं के आयोजन का फैसला किया गया। इसके साथ ही कुछ प्रमुख कानूनों की अवज्ञा और गिरफ्तारी देने की योजना भी बनाई गई। सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया गया, लेकिन तारीख की गलतफहमी होने के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन ने हिंसक स्वरूप धारण कर लिया, जबकि इस आंदोलन में केवल मौखिक अभिव्यक्ति करनी थी और ये अहिंसक आंदोलन था। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद जैसे स्थानों पर बड़े पैमाने में हिंसा हुई और अंग्रेज विरोधी प्रदर्शन आयोजित किए गए। अमृतसर और लाहौर में तो स्थिति पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया था। मजबूर होकर सरकार को सेना का सहारा लेना पड़ा। गांधी जी ने पंजाब जाकर स्थिति को संभालने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें तब तक बम्बई भेज दिया गया और इसी के बाद 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी सरकार का वो बर्बर और घिनौना रूप सामने आया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक रक्त रंजित धब्बा लगा दिया। अमृतसर हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। शुरू में प्रदर्शनकारियों ने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। भारतीयों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और खाली सड़कों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए धोखे को लेकर भारतीयों की नाराजगी जाहिर की। 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से हजारों भारतीयों में रोष व्याप्त हो गया और वे 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने लगे और अपने नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को पंजाब से बलात् बाहर भेजे जाने का विरोध करने लगे। जल्द ही विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, क्योंकि पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए और इसकी वजह से काफी तनाव फैल गया। दंगे में 5 अंग्रेज मारे गए और एक अंग्रेज मिशनरी महिला को पीटा गया। उपद्रव को शांत करने के लिए तुरंत सैनिक टुकड़ी भेजी गई। क्षेत्र में मार्शल कानून लागू करने और स्थिति शांतिपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंपी गई। डायर ने हालांकि 13 अप्रैल 1919 को एक घोषणा जारी की कि लोग पास के बिना शहर से बाहर ना जाएं और एक समूह में 3 लोगों से अधिक लोग जुलूस, प्रदर्शन या सभाएं ना करें। लेकिन 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था और आसपास के गांव के लोग बैसाखी मनाने के लिए शहर के लोकप्रिय स्थान जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, जो जनरल डायर की घोषणा से अनजान थे। स्थानीय नेताओं ने भी इसी स्थान पर एक विरोध सभा का आयोजन किया था।
त्योहार के आयोजन के बीच विरोध प्रदर्शन बैठक भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, जिसमें 2 प्रस्ताव, रॉलेट अधिनियम की समाप्ति और 10 अप्रैल की गोलाबारी की निंदा की जा रही थी। जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा और सभा स्थल को सशक्त सैनिकों के साथ घेर लिया। डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। लोगों पर तब तक गोलियां बरसाई गईं जब तक सैनिकों की गोलियां समाप्त नहीं हो गईं। सभा स्थल के सभी निकास मार्गों के सैनिकों द्वारा घिरे होने के कारण सभा में सम्मिलित निहत्थे लोग चारों ओर से गोलियों से छलनी होते रहे। इस घटना में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 1000 लोग मारे गए, जिसमें युवा, महिलाएं, बूढ़े और बच्चे सभी शामिल थे। साहिबान, आज बैसाखी का दिन है। हम यहाँ किसी किस्म का फसाद। Positions! Load! Fire! अज वेख नानका आन के अंबरसर दे बाग, हाय लाशां थल्ले दब गया जलियां वाला बाग, हाय लाशां थल्ले दब गया जलियां वाला बाग। छबे रह गईयां रोटियां ते चुल्हे रह गया साग, हो चरण निखारी मुक गए धीयां दे सुहाग। छिड़ियां कौमां दे विच जगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध रह गया। वहशी क्रूरता ने देश को मौन कर दिया। पूरे देश में बर्बर हत्याकांड की भत्सना की गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। शंकर राम नागर ने वायसरॉय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा की मार्ग त्याग कर हिंसा का मार्ग अपनाया, जिससे 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपने सत्याग्रह को समाप्त घोषित कर दिया, क्योंकि उनके सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। इतिहासकार एपीजे टेलर के अनुसार जलियांवाला बाग जनसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुए। 1919 की घटना ने पंजाब के प्रतिरोध प्रदर्शन की राजनीति को एक नया आकार प्रदान किया। भगत सिंह की भारत नौजवान सभा ने इस जनसंहार को ऐसे कृत्य के रूप में देखा जो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात उत्पन्न संताप से उभरने में मदद करेगा। उधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, जिसने पंजाब में 1919 के विरोध प्रदर्शन के विभत्स रूप को कुचलने का संचालन किया, उसकी हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1940 में फांसी की सजा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों के साथ ही साथ कई अंग्रेजों को भी स्तब्ध कर दिया था। भारतीय सचिव मॉन्टेग ने इस मामले की जांच करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया। इसे 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार के हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। 29 अक्टूबर 1919 को दिल्ली में बैठक के पश्चात आयोग ने दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे और लाहौर से बुलाए गए गवाहों के बयान दर्ज किए। डायर को आयोग के सम्मुख उपस्थित होने को कहा गया। उसे विश्वास था कि उसने जो कुछ भी किया केवल उसका काम था। डायर ने बयान दिया कि उसकी इच्छा पूरे पंजाब से आतंक को खत्म करने की थी और ऐसा करने से विद्रोहियों के मनोबल में कमी आई। डायर ने यह कहने में अपनी शान समझी कि ऐसा हो सकता था कि वो बिना गोली चलाए भीड़ को तितर बितर कर सकता था, लेकिन वे फिर से आते और हमारा मजाक बनाते, और ऐसा करके वो खुद को मूर्ख नहीं बनाना चाहता था। आगे चलकर हंटर आयोग ने किसी प्रकार की दंड या अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा नहीं की, चूंकि डायर के कृत्य को कई बड़े अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था। बाद में ये मामला सेना परिषद को दे दिया गया। इससे पहले कि हंटर आयोग अपनी कार्यवाही शुरू कर पाता, सरकार ने अपने अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षतिपूर्ण अधिनियम पारित कर दिया, जिसे कि व्हाइट वॉशिंग बिल कहा जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर का पक्ष लिया और उसके समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया।
और मॉर्निंग पोस्ट समाचार पत्र में बताया गया कि डायर के लिए 26,000 पाउंड की राशि जुटाई गई और इस फंड में सबसे बड़ा योगदान रुडयार्ड किपलिंग ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी एक गैर सरकारी समिति गठित की जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, MR जयकर और गांधी जी को शामिल किया गया। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर अपना मत रखा। इसने डायर के अमानवीय कृत्य की निंदा की और कहा कि पंजाब में सैनिक शासन यानी कि मार्शल लॉ लाना किसी प्रकार से भी न्याय संगत नहीं था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे कुछ और अच्छी जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी स्पर्शिता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।